बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री और चैप्टर हमारा है दूसरा, पार्ट है इसका तीसरा। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपको ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कराए जाएंगे और इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक कराए जाएंगे। चैप्टर का जो टाइटल है, नाम है, वो चेंज हो गया इस CBSE में इस साल से। जो चैप्टर का नाम है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का टाइटल है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य में 3 जो शासक थे उनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले नंबर पे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी साम्राज्य की। दूसरे नंबर पे बिंदुसार और तीसरे नंबर पे अशोक। इसके बाद के जो भी शासक हैं उनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, कुछ भी ज्यादा समझना नहीं है, क्योंकि जो भी कहानी है वो इन 3 शासकों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य में यही 3 शासक मजबूत शासक रहे हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। इसके बाद के जो शासक थे वो कमजोर शासक थे, ज्यादा उनके बारे में जानकारी भी नहीं है और उन्होंने अपने शासन को उतना ज्यादा बढ़ा भी नहीं पाए, आगे वैसा चला भी नहीं पाए। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने लगभग 24 साल शासन किया, बिंदुसार लगभग 28 साल शासन किया, अशोक लगभग 37 साल तक शासन किया। आगे के जो शासक है कुणाल, दशरथ, ये इन्होंने देखो कि कोई 4 साल कर रहा है, कोई 9 साल शासन कर रहा है, कोई 13 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 2 साल। यानी कि आगे का शासन बहुत कम था, ज्यादा नहीं चल पाए आगे के शासक। तो यही था। तो आपको मौर्य साम्राज्य में इतना याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य के जो पहले शासक थे जिन्होंने स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और आखिरी शासक की बात करें तो वो बृहद्रथ थे। केवल 2 साल इनका शासन चला, बाद में पुष्यमित्र शुंग नाम का जो शासक था उसने इनकी हत्या कर दी, इसको मार दिया, और इनको मारने के बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी, यानी मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आपको दिखेगा। ठीक है, बस इतना सिंपल था, कोई आपके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको इन 3 शासकों पे ज्यादा ध्यान रखना है बस। आगे मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, आपको एनसीईआरटी में चीजें नहीं मिलेंगी। अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, दक्षिण भारत। देखिए, आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था वो सारा ज्यादातर उत्तर भारत की तरफ का ही था सब कुछ। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, क्योंकि मगध के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने दक्षिण भारत की बात नहीं करी। यानी कि जो नीचे की तरफ है भारत, ये दक्षिण भारत है, इसकी बात हमने नहीं करी। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक टॉपिक आपके में है, देखिए दक्षिण भारत में, देखिए आप ये नीचे का हिस्सा, यहाँ पे कुछ सरदारी थी, जैसे चोल इन्होंने शासन किया, चेर जो है इन्होंने शासन किया, पांडे इन्होंने शासन किया, और इधर गुजरात की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपको सातवाहन शासक भी दिखाई देते हैं। तो बस आपको मैप में ये समझना है, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसी चीज को दोबारा से मैप में देखो, ये मैंने ब्लैंक मैप में करा है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए क्या है, ए पे है सातवाहन शासक, यानी यहाँ पे सातवाहन शासक है। बी पे आपको क्या दिखेगा, चोल शासक। सी पे आपको क्या दिखेगा, चेर शासक। और डी पे आपको क्या दिखेगा, पांडे शासक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने ब्लैंक मैप में आपको क्यों दिखाया, इसके पीछे कारण ये था कि आपके जब पेपर में यही क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर मान लो मैप वाले, तो आपको इस तरीके का एक ब्लैंक मैप मिलता है उसमें, और उसमें कुछ पॉइंट करे होते हैं, आपको उसी से पहचानना होता है। तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अब इन शासकों के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो देखिए, दक्षिण के राजा तथा सरदार, इस टॉपिक को हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। सरदारियों का, अब ये सरदारी क्या होती है, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, तो इसे भी समझते हैं, लेकिन आप इस लाइन को बिल्कुल दिमाग में उतार लें कि भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ। अब वापस अगर आप मैप को देखोगे तो आपको मैप में यहाँ पे दिखेगा, ये जो दक्षिण भारत है, ये जो आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है, एक तरह से सरदारी हैं। कैसे हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तमिलकम, ये आपको नाम याद रखना है। तमिलकम स्थान है आज के समय में, वर्तमान समय में देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाला हिस्सा जो था उस समय में, यानी प्राचीन काल में, इसको क्या कहा जाता था, इसको तमिलकम कहा जाता था। मैं आपको एग्जांपल के लिए, मान लो यहाँ पे मैं मैप बनाता हूं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आप नीचे का जो हिस्सा देखोगे तमिल और आंध्र प्रदेश, और इधर केरला वाला जो हिस्सा देखोगे, ये सारा क्या होता था, पहले तमिलकम कहलाता था। ठीक है, तो तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारी सामने आई, अस्तित्व में आई, और ये राज्य काफी समृद्ध माने जाते हैं। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण बहुत बड़ी मात्रा में हो रखा है।
और ये जो आप चोल पढ़ रहे हो ना, जैसे कि ये जो चोल शासक आप पढ़ते हो, ये जो चोल शासक थे ये किस लिए फेमस थे? ये इन्होंने काफी मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये चोल, चेर और पांडे जो थे ये दक्षिण भारत में थे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आपको सरदार और सरदारी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैप में आप देख चुके हो, मैप में मैंने अभी आपको दिखाया था कि ए पॉइंट कर, बी पॉइंट करके, सी पॉइंट करके, डी पॉइंट करके, इस तरीके से आपको दिखाया था। तो ये वही था। सरदार तथा सरदारी। सरदार जो होता है एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। सरदार का जो पद होता है वो वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। यानी कि देखिए, सरदार जो होता है वो क्या होगा? एक शक्तिशाली पद है, यानी एक शक्तिशाली व्यक्ति है। और ये जो इसका जो पद होता है सरदार का, वो वंशानुगत हो सकता है। वंशानुगत का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई किसी का पिता सरदार है, फिर उस पिता के बाद उसका पुत्र होगा, वो सरदार बनेगा, उस पुत्र के बाद उसका पुत्र होगा, वो सरदार बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा, वो सरदार बनेगा। यानी जब वो एक ही परिवार में चलती जाए वो परंपरा, तो वो एक तरह से वंशानुगत हो जाती है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि सरदार ताकतवर होता था और उसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। तो मतलब दोनों तरह का हो सकता है। कई बार ऐसे साक्ष्य मिले जहां पे एक पिता का पुत्र ही सरदार बना है, उसके बाद उसका पुत्र बना है। तो कई जगह ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए जहां पे किसी परिवार के अलावा दूसरे सदस्य भी बन गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है और नहीं भी, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सरदार के जो समर्थक होते हैं, यानी जो उसके सपोर्ट में रहते हैं, सरदार के जो समर्थक होते हैं वो उसके परिवार के लोग होते हैं। सरदार के समर्थक कौन है? उसके परिवार के ही लोग जो होते हैं वो उसके समर्थक होते हैं, उसके साथ होते हैं। और अब बात करते हैं कि सरदार का मेन काम क्या होता है। सरदार का काम होता है अनुष्ठान का संचालन कराना। अनुष्ठान, पूजा पाठ जो भी चल रहा हो उसका संचालन करवाना किसका काम है? सरदार का। मान लो कोई युद्ध हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो उस युद्ध में जो नेतृत्व कौन करेगा, लीडर की भूमिका कौन निभाएगा? वो सरदार, ठीक है। सरदार को ही भूमिका दी जाती थी। लड़ाई झगड़े या मान लो कोई आपसी विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए एक मीडिएटर या फिर कोई मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो मध्यस्थता का काम भी कौन करता था? सरदार करता था। तो सरदार एक ताकतवर था, अभी हमने पढ़ लिया। सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। युद्ध अगर हो जाए तो सरदार क्या करता है? लीडर की भूमिका निभाता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सरदार क्या करता है? मध्यस्थता करवाता है, युद्ध में नेतृत्व करता है, अनुष्ठान का संचालन सरदार करवाता है। तो ये इसके काम हो जाएंगे, आसान है बिल्कुल। आगे देखिए, सरदार जो है वो अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है। अब यहां पे देखिए, सरदार एक राजा नहीं है, मतलब इसको राजा नहीं कह सकते हम, ठीक है। राजा के जैसा शक्तिशाली जरूर हो सकता है, लेकिन मतलब ऑफिशियल जो होता है एक राजा का तौर तरीका वो नहीं है। देखो, राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं? टैक्स लेते हैं। याद रखें, राजा जो होते हैं वो टैक्स लेते हैं, यानी कि कर लेते हैं, कर जमा करते हैं। लेकिन ये सरदार जो है ये भेंट ले रहे हैं, यानी एक तरह से गिफ्ट ले रहे हैं, ठीक है। भेंट में और कर में अंतर होता है। कर जो होता है वो फिक्स होता है कि भाई फलानी जगह का इतना टैक्स बनता है और वो टैक्स जो है जनता से लेना है और वो किस रूप में लेना है, सब कुछ फिक्स होता है। पर भेंट में फिक्स नहीं होता, भेंट में कम ज्यादा चल जाता है, पर टैक्स जो होता है वो देना ही पड़ता है उतना फिक्स। यानी कि सरदार जो था अपने अधीन, जो भी सरदार के अधीन थे, जो भी मतलब उसके गुलाम थे या जो भी उसके नीचे थे, वो सभी से क्या करता था? भेंट लेता था। और जो भी मतलब भेंट में जो इकट्ठा होता था, चाहे जो भी वस्तु मिलती हो, वो अपने समर्थकों को उस भेंट में से बांट देता था कि भाई आज इतना कलेक्शन हुआ है और इसको बांट दिया जाएगा। सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते, ठीक है। सरदारी जो होती है उसमें कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं, बल्कि राजा अगर कोई होता है तो राजा की जो सेना होती है वो उसके पास, राजा के पास स्थायी सेना होती है। राजा के पास काम करने वाले कर्मचारी भी होते हैं, उसके खास अधिकारी भी होते हैं। लेकिन सरदारी में ऐसा नहीं था, ना तो इनके पास कोई स्थायी सेना थी, परमानेंट सेना, और ना ही इनके पास कोई अधिकारी थे या फिर कर्मचारी थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया। अब देखिए सरदार सरदारी क्या है आप समझिए। ये है मैप, मान लीजिए दक्षिण भारत का मैंने मैप बना दिया। आपको इन स्थानों पे चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारियां दिखेगी। यानी मान लो ये क्षेत्र है, यहाँ पे चोल, मान लो कहीं पे चोल शासक शासन करेंगे, कहीं पे चेर करेंगे, कहीं पे पांडे शासन, यानी इनका इतना इतना क्षेत्र है अपना अपना। तो ये अपने अपने क्षेत्र में क्या करते हैं? वहां पे शासन चलाते हैं एक तरह से। और इनका जो
कोई इनके पास फिक्स स्थायी सेना नहीं थी, इनके पास कोई फिक्स कर्मचारी नहीं होते थे, ये कोई फिक्स टैक्स भी नहीं लेते थे, ये अपने जो भी मतलब इनके अधीन होते थे उनसे भेंट लेते थे, और भेंट जो होती थी वो किसको सौंप देते थे, अपने जो समर्थक होते थे उनमें बांट देते थे। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये काफी समृद्ध थे, यानी ये जो हिस्से हैं काफी समृद्ध माने जाते हैं, यानी समृद्ध का मतलब है काफी मतलब ठीक ठाक सिस्टम था यहाँ पे, तो ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए, इन राज्यों के बारे में जानकारी जो मिली है वो कहां से मिली है, वो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ जो है उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, प्राचीन जो तमिल भाषा में जो संगम साहित्य लिखा हुआ था उस संगम से ही साहित्य से ही इसके बारे में जानकारी मिली है। इन ग्रंथों में सरदारों के बारे में विवरण मिला है कि भाई फलाना सरदार था, उसने अपने अधीन लोगों के लिए ये किया वो किया, जो भी है इस तरीके से मिलता था। कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व इकट्ठा करते थे। कुछ सरदार ऐसे थे जो लंबी दूरी का कोई व्यापार वगैरह था उससे भी टैक्स इकट्ठा करते थे। अभी तक हमने इनके बारे में टैक्स के बारे में नहीं पढ़ा था, बट अब आप देखो यहाँ पे टैक्स के बारे में जिक्र है, तो टैक्स कहां पे ले रहे हैं, व्यापार से। और व्यापार कहां से, जो लंबी दूरी का व्यापार होता है उससे राजस्व इकट्ठा किया जाता है, और ये कई सरदार इसमें लगे हुए हैं। अब बात करें, इनमें सातवाहन तथा शक राजा प्रमुख है। सातवाहन और शक राजा जो थे वो मेन थे, जो ऐसे काम करते थे, टैक्स वगैरह इकट्ठा कर लेते थे। जो ये शक राजा है ये कहां पे है, ये मगध एशियाई मूल के सॉरी मध्य एशियाई मूल के थे। ठीक है, तो अब आप दोबारा मैप में चलो और मैप में चल के दोबारा देखो, ये जितना भी जैसे आपने शक के बारे में पढ़ा, सातवाहन के बारे में पढ़ा, और अभी हमने चोल चेर पांडे इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया, तो आखिर ये कहां पर है इस बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा और आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल बस जानी चाहिए। ध्यान से देखिए आप मैप को, यहां पे आपको शक दिख रहे हैं, ये गुजरात वाला हिस्सा देखो इधर, ये जो है ये शक है। ठीक है, आपको यहाँ पे सातवाहन दिख रहे हैं, ये मैं इसको निशान लगा देता हूँ, ये शक है। नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको चोल दिख रहे हैं, यहाँ पे चेर दिख रहे हैं, यहाँ पे पांडे दिख रहे हैं, यानी कि नीचे का जो क्षेत्र है वो चोल चेर और पांडे शासकों ने ले रखा है, यहाँ पे शासन चलता है। इधर की तरफ आप आते हो गुजरात वाली साइड में, तो आपको यहाँ पे नीचे महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ आप आगे देखते हो तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको सातवाहन दिखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको शक दिखते हैं। तो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो शक शासक कहाँ पे शासन करते थे, चोल कहाँ पे शासन करते थे, तो आपको मैप की जानकारी यहाँ पे पूरी तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए। अब देखते हैं, बात करते हैं इसकी मैं आगे टॉपिक पे। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है दैविक राजा। दैविक राजा, सरदार के बारे में पता लग गया। बहुत देखिए क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा ज्यादा 3 मार्क्स का, बहुत बेसिक है। सरदार के बारे में आप बता देना भाई, सरदार जो था ताकतवर होता था, उसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। ठीक है, वो मतलब युद्ध में क्या करता था, एक लीडर की भूमिका निभाता था, यानी नेतृत्व करता था, भेंट लेता था, उसको अपने समर्थक में बांट देता था। तो इस तरीके से आप उसके बारे में पॉइंट बता सकते हो, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं बनाना। दैविक राजा के बारे में समझिए, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। दैविक राजा क्या है कि भाई राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक तरीका था देवताओं से जुड़ना। राजा क्या करते थे, ये बहुत मतलब कई सारे उदाहरण मिले हैं। राजा अपने आप को देवता के समान बताते थे कि देखो इस टाइम पे लोकतंत्र और वोटिंग तो होती नहीं थी कि वहां पे वोट होते हो। राजा जो है वो राजा है, राजा के बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, या राजा जिसको चाहेगा बनाना उसको राजा बना सकता है। तो ऐसा होता था। तो राजा चाहते थे कि उनकी जो जनता है, राजा की जो जनता है, उनके बीच में राजा की बहुत अच्छी छवि हो जाए और मतलब राजा को जनता बहुत पसंद करे। बहुत सारी चीजें चाहते थे, हर राजा यही चाहेगा। तो राजा क्या करते थे, अपने आप को ऊंचे स्थान पे ले जाने के लिए, यानी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए देवताओं से जुड़ने का काम करते थे। वो क्या बताते थे, वो क्या, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल मिला है कुषाण राजा। कुषाण राजा वो जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया है। इन शासकों ने क्या करा, मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा दी। अब मान लो आप किसी मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए, वहां पे आपको भगवान की मूर्ति मिलती है, ठीक है, और वहीं पे अगर बगल में राजा की मूर्ति मिले तो कहीं ना कहीं बार बार जाओगे तो आपके दिमाग में राजा की छवि आएगी। तो राजा अपनी मूर्तियां लगवा रहे हैं अगर मंदिरों में, तो उसका मतलब क्या है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं देवता से, ईश्वर से जोड़कर दिखाना चाह रहे हैं।
या देवता के समान दिखाना चाह रहे हैं या फिर देवता का अनुयायी दिखाना चाह रहे हैं, कुछ इसी प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं, तो ये करते थे। यानी कि मंदिर में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा देते थे। शायद वे स्वयं को देवतुल्य दिखाना चाहते हैं, ठीक है, देवतुल्य दिखाना चाहते हैं, यानी देवता के समान या देवता की तरह ही दिखाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जनता जो होगी, जैसे जनता भगवान को मानती है, भगवान को बिल्कुल श्रद्धा से देखती है, ऐसे ही वो राजा को भी अभी एकदम श्रद्धा से देखेंगे, ठीक है, राजा की वैल्यू करेंगे। कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। अब कोई कुषाण राजा अपने नाम के आगे अगर देवपुत्र की उपाधि लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को देवता का पुत्र बताना चाह रहा है, ठीक है। कुषाण काल के जो सिक्के थे उसमें भी एक तरफ राजा की और दूसरी तरफ देवता की का चित्र होता था। अब ये सिक्के मिले, इस सिक्के से अंदाजा लगा लिया। देखिए, ये है एक सिक्का, ये है इसका पहला पहलू और ये है इस सिक्के का दूसरा पहलू, यानी दूसरी तरफ। पहली साइड में देखो राजा दिखाई दे रहा है आपको, ये कनिष्क, ठीक है, कनिष्क राजा जो थे कुषाण वंश के, उनकी तस्वीर है इसमें। आगे जो है राजा की तस्वीर और पीछे देखिए देवता की तस्वीर, यानी कि सिक्कों में उन्होंने खुद को देवता के समान बता दिया, मंदिरों में अपनी मूर्तियां लगवा दी। यानी कि राजा क्या करते थे, अपने आप को दैवीय बताते थे कि मतलब हम देवता से उत्पन्न हुए हैं, देवता के समान है, देवता की तरह हैं, इस तरीके से करते थे वो। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और ये केवल कुषाण वंश नहीं, आगे भी आप देखोगे, मुगल काल में आप देखोगे तो वहां पे भी आपको दैवीय प्रकाश नाम से एक टॉपिक मिलेगा, वहां पे भी ऐसा ही बताया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट नामक कोई देव स्थान है, मंदिर वगैरह रहा होगा देव स्थान, वहां पर कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है। मूर्ति अभी आपने देखा, यहाँ पे मैंने आपको अभी इमेज दिखाई थी एक, ये देखिए ध्यान से, ये कुछ इस प्रकार से एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ऐसी मूर्तियां मिली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के नजदीक एक देव स्थान पर कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है। अफगानिस्तान के पास भी एक देव स्थान था, वहां पे भी ऐसी ही कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली है। तो इन मूर्तियों से क्या पता लगता है कि जो शासक थे वो अपने आप को देवता के तुल्य समझते थे, देवता के तुल्य दिखाना चाहते थे। यहीं पे अभी हमने एक लाइन पढ़ी कि अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे कुछ राजा, यानी अपने आप को देवता का पुत्र बताना चाह रही है। तो ऐसा ही क्या होता था चाइना में, यानी जो चीनी राजवंश है वहां पे क्या करते थे, अपने आप को स्वर्गपुत्र कहलाते थे, यानी शायद उनसे इन्होंने सीखा हो और अपने आप को देवता के समान बताने की कोशिश की हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होता था। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़िए। अब आपकी बुक में गुप्त साम्राज्य के बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ। आप मौर्य साम्राज्य जो है भारत के प्राचीन इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौर्य के बाद आप देखोगे शुंग वंश है, कुषाण वंश है, आप ऐसा देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद गुप्त वंश आएगा, गुप्त काल आएगा। तो गुप्त साम्राज्य को मौर्य वंश के बाद बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन गुप्त वंश के बारे में आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपकी बुक से, और बाकी आपको वही टॉपिक बताऊंगा जो आपकी बुक में है। तो देखिए, मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय में बहुत ज्यादा मतलब सोने के सिक्के वगैरह मिले थे, स्वर्ण के सिक्के मिले हुए थे, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी, और लगभग 275 ईस्वी 275 ईस्वी। अब यहां पे आपको एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर। मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, वो ईसा पूर्व में चल रहा था, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में चल रहे थे। लेकिन गुप्त काल जब आ जाता है तो ये ईसवी में चलता है, और ईसवी और ईसा पूर्व पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है डेट में तो वो बिल्कुल उस वीडियो को देख ले। यानी अब हम आ गए ईसवी में, तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना 275 ईस्वी में की थी, ऐसा माना जाता है। तारीख जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है, इतिहासकार अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं इस पे, ठीक है। तो गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी, और गुप्त काल में बहुत ज्यादा सिक्के मिले और ज्यादातर सोने के सिक्के बनाए जाते थे। तो आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत बेसिक बात है गुप्त काल के बारे में, ठीक है। और ये गुप्त काल के कुछ शासक है, जैसे मैंने आपको मौर्य वंश के सारे शासक बताए, इसी प्रकार से मैंने आपके सामने कुछ गुप्त काल के शासक भी रख दिए, ठीक है। ये इसके कुछ शासक थे, नाम आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य का इतिहास कैसे लिखा गया है, सबसे पहले आप ये समझिए क्या क्या चीजें ली गई है गुप्त साम्राज्य के इतिहास को लिखने के लिए। तो साहित्यिक स्रोत,
उनको पढ़ा गया, उसके द्वारा जानकारी ली गई, फिर लिखा गया। सिक्कों को देखा गया, सिक्कों से जानकारी ली गई, उसके बाद लिखा गया। और अभिलेख जो मिले हैं, अभिलेखों से जानकारी ली गई, यानी कि साहित्यिक स्रोत से, सिक्के से, अभिलेख से, इन सब से जानकारी इकट्ठी की और उसके बाद गुप्त काल का इतिहास जो था वो लिखा गया। गुप्त साम्राज्य में कवियों के द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति भी एक ऐतिहासिक साक्ष्य कह सकते हो या स्रोत कह सकते हो, क्योंकि देखो इनके दरबार में क्या होते थे, राजकवि होते थे। ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त के दरबार में आपको हरिसेन राजा का हरिसेन कवि का जिक्र मिलेगा। तो ये जो कवि होते थे ये अपने राजा के बारे में लिखते थे, उसकी विजय की गाथा लिखते थे, विजय के बारे में लिखते थे और बहुत मतलब बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे। प्रशस्ति का मतलब ये होता है प्रशंसा करना, यानी तारीफ करते हुए लिखना। तो इस पे पूरी तरीके से भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो जो भी, चाहे राजा कितना भी क्रूर रहा हो, लेकिन जो उसका राजकवि है वो हमेशा उसकी तारीफ ही लिखेगा। मानते हो इस चीज को? तो ये चीजें हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक साक्ष्य के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी रचना जो थी वो समुद्रगुप्त के राजकवि जो थे हरिसेन, उन्होंने करी थी और ये संस्कृत भाषा में लिखी थी, यानी समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे और इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, जितने भी इन्होंने युद्ध लड़े, ऐसा कहा जाता है ये कभी हारे ही नहीं और कभी किसी युद्ध में नहीं हारे, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये अपने आप के एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते थे और संगीत प्रेमी भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये गुप्त काल के बारे में आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दे रहा हूं। अब एक आपकी बुक में एक टॉपिक है राजा की छवि, यानी राजा जो होता था उसकी जनता में क्या इमेज होती थी। अब इसके बारे में आपको ज्यादा सबूत तो मिलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जो भी मतलब लिखा हुआ मिलता है वो ज्यादातर या तो राजा के कवियों द्वारा लिखा मिलता है जिसमें केवल उसकी तारीफ की जाती है, या फिर कुछ अन्य स्रोत होते हैं तो उसमें आम जनता के बारे में ज्यादा बताया ही नहीं है, तो ज्यादा नई जानकारी मिलती। लेकिन फिर भी जो इतिहासकार हैं उन्होंने जनता के बारे में जानने के लिए नए नए तरीके निकाले। अब तरीके क्या है देखो, जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी इसके सबूत ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जो इतिहासकार हैं भाई वो भी बड़े चालाक है। उन्होंने क्या करा, जातक और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, जातक और पंचतंत्र की कहानियां जो हैं ये माना जाता है लगभग प्रथम 6 शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। तो कहते हैं कि जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में दी गई कहानियां, पहले ये मौखिक कहानियां होती थी, देखो कहानी सुनाई जाती थी, जैसे किसी दादाजी ने अपने बेटे को सुना दिया, उसने अपने बेटे को सुना दिया, उसने अपने, मतलब कहानियां मौखिक चलती रहती थी। लेकिन कहा जाता है कि प्रथम 6 शताब्दी के आसपास जातक वगैरह लिखित रूप में लिखा गया था, यानी इसको लिख दिया गया था। तो इसमें कुछ कहानियां थी, तो उन कहानियों को इतिहासकारों ने पढ़ा, उसको बहुत अच्छे से समझा और उसका क्या करा, उसके अनुसार उस समय के समाज के बारे में, उन लोगों के मन में राजा के प्रति क्या रहा होगा उसको जानने का प्रयास किया। तो जातक कथाएं जो है वो पहली 6 शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में, उदाहरण है गणतिंदु जातक नामक एक कहानी है। उस कहानी में क्या बताया गया है कि जो कुटिल राजा होता है, यानी जो बेकार राजा होता है, उसकी प्रजा जो होती है वो हमेशा दुखी रहती है। उस कहानी में बताया गया है अगर राजा बहुत बेकार होगा तो उसकी प्रजा जो होगी वो सदैव क्या होगी, दुखी होगी। उसने बताया कि एक कहानी है कुटिल राजा की, बेकार राजा की। तो उसके राज्य में जो बूढ़े महिला पुरुष थे बहुत परेशान थे, किसान जो थे बहुत परेशान थे, पशुपालक जो थे बहुत परेशान थे, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। एक बार क्या हुआ, राजा जो था वो गया अपने मतलब भेष बदल कर गया लोगों के पास, प्रजा के पास। वो जानना चाहता था कि आखिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, प्रजा के बीच में पता लगाने के लिए वो गए भेष बदलकर। उन्होंने जब लोगों से जानकारी लेनी शुरू करी तो सबने राजा की क्या करी, बुराई कर दी। सबने बोला कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं, रात में डकैत लोग हम पे हमला कर देते हैं और दिन में राजा के जो अधिकारी हैं लालची, वो आते हमसे टैक्स जबरन टैक्स वसूलने की कोशिश करते हैं, हमें परेशान करते हैं। इसीलिए लोगों ने गांव छोड़ दिया और जंगल में जाकर बस गए। तो ये कहानी जो है ये उस समय की कहानी लिखी हुई है, उस समय की कहानी है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जैसा समाज होता है वैसा ही साहित्य लिखा जाता है, वैसी ही कहानियां होती हैं।
ठीक है, यानी कि जैसा समाज होगा वैसी कहानी लिखी जाएगी। तो इस कहानी से ऐसा पता लग जाता है कि राजा जो थे, वो कुटिल जो राजा होते थे, उनके प्रति जनता कैसा मतलब कैसी उनके मन में छवि होती थी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, सिंपल स्टोरी। तो ये है। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि उपज बढ़ाने के तरीके बताओ, यानी उपज बढ़ाने के तरीके बहुत ज्यादा पूछा जाता है। छठी शताब्दी ऐसे कुछ करके क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा लैंग्वेज उसकी, आप उसे पढ़ना एक बार, वो आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। तो लोगों ने अपनी फसल में उपज को बढ़ाने के लिए, खेतों में उपज बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है कभी कभी, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। तो देखिए लोगों ने क्या करा, लोगों ने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया खेतों में जुताई के लिए। ठीक है, पहले से होता आ रहा था, हल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इन्होंने लोहे की जो फाल होती है, यानी जो हल की फाल होती है, ये इसे लगाना यूज कर दिया था। और लोहे की खोज हो गई थी वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल से पहले लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वैदिक काल के बाद लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा था। तो लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग करते थे। एक तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा क्या था, इन्होंने अपने सिंचाई के तरीके बदले। केवल नदियों से पानी लेने की जगह इन्होंने कुएं से, तालाब से, नहरों से, हर जगह से सिंचाई का पानी लेना शुरू कर दिया। तो दूसरा तरीका हो गया, इससे इनकी उपज बढ़ गई। तीसरा जो है, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, वहां की जो भूमि होती है शुष्क होती है, यानी सूखी भूमि होती है वहां पे, मतलब समझ रहे हो ना, वहां पे मतलब खुदाई करना काफी मुश्किल होता है, खेतों को जुताई करना। तो ये क्या करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। कुदाल क्या होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा, एक औजार टाइप का होता है। ठीक है, उससे खुदाई करना शुरू करा। और गंगा घाटी क्षेत्र में, जहां पे पानी वगैरह की खूब मतलब कमी नहीं थी, पानी अच्छे से था, तो ऐसी जगहों में उन्होंने क्या करा, धान की रोपाई शुरू कर दी। अब धान की रोपाई के कारण भी उनकी उपज जो थी बढ़ने लगी। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं एक बार सारे चैप्टर करा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको और ज्यादा जानकारी लेनी है तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रखे हैं, क्वेश्चन पेपर 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके हिस्ट्री के कराए हुए हैं। आप एक बार वीडियो को सर्च करोगे, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, आप उसके क्वेश्चन पेपर को देखो, मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है। आपको पता लगेगा कि कैसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सारे आपको वीडियो में बता रहा हूं मैं मेन। अब एक और टॉपिक है आपका, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। देखिए, हर समाज में विभिन्नता होती है। ठीक है, कोई भी समाज हो, वहां पे कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, कुछ लोग मजदूर होते हैं, मजदूरी करते हैं, तो कुछ लोग जमींदार होते हैं जो जमीन के मालिक होते हैं। तो मतलब हर समाज में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा होती हैं, आर्थिक रूप से देखो, सांस्कृतिक रूप से देखो, या फिर अन्य किसी रूप से देखो। तो इन विभिन्नताओं के बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो, कृषि की इन्होंने नई तकनीक अपनानी शुरू कर दी। इन्होंने अलग अलग जगह से पानी लेना शुरू कर दिया सिंचाई में। हल में लोहे की फाल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, कुदाल का इस्तेमाल शुरू कर दिया इन्होंने। तो यानी कृषि तकनीक बदल ली, और कृषि तकनीक बदलने से इनकी जो फसल की उपज होती थी वो बढ़ गई, लेकिन इसका लाभ जो था सबको नहीं हो पाया। यानी पूरे क्षेत्र को बात करें तो हर जगह नहीं होता ये सारा उपयोग। तो खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता गया, यानी भेदभाव उनके बीच में बढ़ता गया। भेद का मतलब एक तरह से अंतर कर लो कि इनके बीच में अंतर बढ़ता गया। बौद्ध कथाओं को जब हमने पढ़ा, बौद्ध इतिहासकारों ने जब बौद्ध कथाओं को पढ़ा, तो देखा कि उसमें बहुत सारा जिक्र हो रखा है। उसमें बात हो रखी है भूमिहीन किसानों की, ठीक है, उसमें बात हो रखी है श्रमिक मजदूरों की, उसमें कहा गया है, चर्चा कर रखी है जमींदारों की, इन सब का उल्लेख मिलता है। तो इन सब से क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि समाज में विभिन्नताएं थी। यानी समाज में एक तरफ ऐसे लोग भी थे जो जमींदार थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी। तो समाज में ऐसे लोग भी थे जिसके पास भूमिहीन, यानी ऐसे किसान भी थे जिनके पास खुद की खेती के लिए जमीन भी नहीं थी। कुछ लोग मजदूर भी थे, यानी कि समाज में विभेद था। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, पाली भाषा में गहपति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गहपति आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। गहपति शब्द जो होता है वो ज्यादातर छोटे किसान या फिर जमींदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड जो यूज किया जाता है ये पाली भाषा का शब्द है, या तो ये किसानों के लिए यूज किया जाता है या जमींदारों। लेकिन आप इतना दिमाग में मत रखना कि केवल किसान और जमींदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये इससे ज्यादा है, मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो देखिए बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान, जो ग्राम प्रधान होते हैं, वो शक्तिशाली थे। देखिए प्रधान जो गांव का होता है वो वही होता है जो शक्तिशाली होता है। कभी भी कमजोर व्यक्ति को सत्ता नहीं देते हैं, आप ये जानते हो। जमींदार भी जो होते हैं वो भी ताकतवर, अमीर और शक्तिशाली होते हैं। तो ये शक्तिशाली थे जो कि किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। ये क्या करते थे? किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। गांव के प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब आप जानते हो ना, जैसे दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, यानी परिवार में ही चलता रहता है, तो वो वंशानुगत पद होता है। तो गांव के प्रधान का पद जो होता था, प्रधान का पद वंशानुगत था। ठीक है। अब ये जो गृहपति शब्द जो था, मैंने आपको बताया था कि किसान और किसान के लिए और किसके लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पे जमींदार के लिए। लेकिन देखिए इसका इस्तेमाल और भी कई जनों के लिए किया जाता था। जैसे गृहपति का इस्तेमाल किसान के लिए भी किया जाता है, इसका जमींदार के लिए भी किया जाता है, सम्भ्रात व्यक्ति जो थोड़े समृद्ध हैं, जो थोड़े ठीक ठाक हैं व्यक्ति, उनके लिए भी किया जाता है। और कभी कभी इसका प्रयोग व्यापारी के लिए भी किया जाता है। यानी गृहपति वर्ड इन सब के लिए यूज किया जाता है। देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार क्लीन कर देता हूं, आप देखिए इसे। गृहपति जो होता है वो घर का मुखिया होता था। घर जो मुखिया होता है उसका नियंत्रण होता है घर पे रहने वाली महिलाओं पर, अपने बच्चों पर, घर के नौकरों पर, दासों पर, इन सब पे किसका नियंत्रण होता है? गृहपति का। क्यों? क्योंकि गृहपति जो है घर का मुखिया है। घर से जुड़े भूमि, जानवर या सभी वस्तुओं का क्या है? गृहपति मालिक है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगर में रहने वाले सम्भ्रात व्यक्ति जो समृद्ध हैं एक तरह से, और जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहां पे दो चीजें क्लियर लिखी हुई है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि किसानों के लिए और जमींदारों के लिए गृहपति शब्द इस्तेमाल किया जाता था, और यहां पे एक लाइन और पढ़ा, कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगर में रहने वाले सम्भ्रात व्यक्ति और व्यापारी के लिए भी किया जाता था। तो गृहपति शब्द इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जाता है। किसान को भी गृहपति कह दिया, जमींदार को भी कह दिया, सम्राट को भी कह दिया, और व्यापारी को भी कह दिया। तो ये आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखिए, आरंभिक तमिल ग्रंथ संगम साहित्य में भी, यानी कि जो संगम साहित्य है दक्षिण भारत का, आप देखते हो तमिल में लिखा जो है, इस साहित्य में भी आप देखोगे तो गांव बताया गया है कि गांव में रहने वाले जो व्यक्ति होते थे वो अलग अलग वर्गों में बटे होते थे। यानी गांवों में देखो बड़े जमींदार भी होते थे, वेल्लार भी होते थे। वेल्लार जो है तमिल भाषा का शब्द है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर यह तमिल भाषा का शब्द है इसलिए अजीब लग रहा है। वेल्लार जो होता है वो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं जिनका व्यवसाय जो होता है वो कृषि से संबंधित होता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो कृषि से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं उनको वेल्लार कहा जाता है तमिल भाषा में। यानी गांव में वेल्लार भी होते थे, बड़े बड़े जमींदार भी होते थे, हलवाहा भी होता था। हलवाहा ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो दूसरों के लिए हल चलाता हो, यानी किसी दूसरे के लिए हल चलाता हो, उसके बदले में उसे मजदूरी टाइप जो भी होता होगा मिल जाता होगा। उल्वर भी थे और दास भी थे। दास जो होते हैं वो, दास क्या होते हैं मतलब गुलाम आप समझ लो, ये भी थे। ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो पार्ट 3 था वो हो गया, और अगला पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। यहां पे मैंने आपको 3-4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, एक तो सरदार वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गृहपति भी अब छोटे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पूछा जा सकता है। फसल जो उपज बढ़ाने के तरीके थे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उपज बढ़ाने के तरीके। ठीक है। सरदार, सरदारी, इन सरदारों के जो भी जिक्र था वो। इसके अलावा चोल, पांडे और ये कहां पर थे, किस जगह पर स्थित है, मैप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो जो भी मैंने आपको बताया एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग बताया, आप इसको ध्यान से देखें। कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी बताया आपको, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो एक्स्ट्रा आपको केवल नॉलेज के लिए बताया, पेपर में वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। आप जानकारी के लिए उसको याद रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एनसीईआरटी में आपको दिया है वो आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।